कराची के मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ। इस सिचुएशन में लाश मिलती है तो ऑब्वियसली जलाया गया है। वहाँ पर आपको क्या फ्लॉज नज़र आते हैं? देखिए, आपको कोई पीस भी मिल जाए, चाहे जली हुई बॉडी मिल जाए, इसका मुलाजा किया जाए और मुलाजा करने के बाद हमें बताया जाए इसकी शिनाख्त क्या है। कातिल इतने शातिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है। बॉडी को जला देते हैं, दरिया में बहा देते हैं, कोई केमिकल ऊपर छिड़क देते हैं, तेजाब वगैरह में डाल देते हैं, किसी को भी ना पता चले, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट को पता चल जाता है। मुस्तफ़ा की बॉडी की जो हालत थी, फिंगरप्रिंट्स उसमें से मिल सकते थे। फिंगर ही नहीं थी तो फिंगरप्रिंट कहाँ से होंगे? जिन केसेस के अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं साथ मिलता जिससे ट्रेस कर सकें इसके मदर या फादर कौन होंगे, उन केसेस में कैसे ट्रेस करते हैं डीएनए? एक तरीका ये है कि आप जिस तरह आप किसी क्राइम सीन का हिस्सा बने जहाँ पर जानबूझ के जो सबूत हैं उनको चेंज किया गया हो। एक थी खातून, उसने सुसाइड किया था, गले में रस्सी का निशान था, उसके लिए कि वो पंखे के साथ लटकी थी तो जाके देखना पड़ा कि जी पंखा कितना ऊंचा है, ये कैसे चढ़ी है, कैसे बंद है। रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर जो खातून है उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की। ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास? जो नई फीमेल, जो नई WMO है जिसने केसेस नहीं किए, उसको नहीं पता चलता इस चीज़ का। वो क्या गलतियां करते हैं फिर? वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को ओरिजिनल ब्लड समझ लेते हैं कि ये इंजरी की वजह से है। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस में फोरेंसिक फ्लॉज क्या थे? कातिल मर्डर करने के बाद कौन कौन से एविडेंस मिटाते हैं? सुसाइड बॉम्बर के पोस्टमार्टम में डेड बॉडी से क्या कुछ देखा जाता है? कातिल किस तरह से फोरेंसिक टीम से हमेशा एक कदम आगे होता है? ये सब हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर तनवीर हुसैन से, जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में बतौर HOD रिटायर्ड हुए। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, कराची के मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ। अरमगान ने पहले तशद्दुद किया, उसके बाद हब चौकी लेकर जाकर उसको गाड़ी में जिंदा जला दिया। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती है। पुलिस लाश को ईदी के हवाले करके उसे दफना देते हैं, लेकिन ऐसे में तो फोरेंसिक साइंस की कोई टीम जानी चाहिए थी वहाँ पर देखते। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है या मुस्तफ़ा आमिर का केस देखें, वहाँ पर आपको क्या फ्लॉज नज़र आते हैं? अगर इस तरह हुआ है कि उसको ईदी वालों ने दफना दिया, बॉडी मिली अनक्लेम्ड थी और वो दफना दिया, ये तो अकॉर्डिंग टू दी जो कानून है, रूल्स हैं, लॉ के अगेंस्ट है। सेक्शन 174 जो CRPC है वो ये कहता है कि किसी जगह पे नामालूम डेड बॉडी है जी, कोई नाश मिले तो उसको पुलिस अपनी तहवील में लेती है और उस पर इंक्वायरी होती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसमें नॉमिनेट होता है और वो इंक्वायरी करता है। ठीक है, उसका बाकायदा प्रोटोकॉल है कि वो उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है मालूम करना चाहेगा, करनी चाहिए उसको। अच्छा। और वो डेफिनेटली जो जहाँ पे ऑटोप्सी होती है, फोरेंसिक के जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे उसको बॉडी को भेजेगा, उसकी ऑटोप्सी करवाएगा। अनक्लेम्ड बॉडी जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इस प्रोसीजर से उसको चलना चाहिए। ये जो तरीका, ये तो गलत है कि कहीं से बॉडी मिली और पकड़ के दफना दिया। ये मैं समझता हूँ कि ये इल्लीगल काम है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। इसको बाकायदा तरीके से ऑटोप्सी होनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे प्रोटोकॉल क्या होता है? आपको मैंने तस्वीर दिखाई, जो लाश की हालत है उसके वालिदैन भी उसे नहीं पहचान सकते। जब इस सिचुएशन में लाश मिलती है तो ऑब्वियसली किसी ने कत्ल किया, मर्डर किया, जलाया गया। तो क्या प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, आपको कोई पीस भी मिल जाए, चाहे जली हुई बॉडी मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना, एक इतना छोटा सा मटेरियल मिल जाए, 1 किलो का, आधा किलो का है जी, उसका भी एक कि हम ये पीस जो है हमें मिला है जो कि बज़ाहिरन इंसानी लगता है, तो इसका मुलाजा किया जाए और मुलाजा करने के बाद हमें बताया जाए कि ये इसकी शिनाख्त क्या है, ये मर्द का है, औरत का है, किस उम्र का है, और इसमें वजह मौत मालूम की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, ये उस रूल के मुताबिक है, 174 सेक्शन के मुताबिक। अब जब मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी वहाँ पर मिली,
उसके अंदर जली हुई लाश थी। एक्सीडेंट में भी इस तरह की सिचुएशन बनती है? क्या क्या केसेस होते हैं, किस तरह से देखते हैं? आपने किए होंगे अपनी लाइफ में ऐसे केसेस। जो प्रोफेशनल होते हैं क्रिमिनल, वो जो है उन्हें पता होता है कि एविडेंस को किस तरह ओब्लिटरेट करना है, अच्छा। ख़त्म करना है, ठीक है। वो फिर मेथड वो अपनाते हैं जिससे कोई सबूत ना रह जाए। मिसाल के तौर पे बॉडी को जला देते हैं, जलाना एक है, दरिया में बहा देते हैं, कोई केमिकल ऊपर छिड़क देते हैं, तेज़ाब वगैरह में डाल देते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिससे वो उसकी शनाख्त को ओब्लिटरेट करते हैं, है जी, उसकी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फोरेंसिक के लोग हैं वो शनाख्त कर ही लेते हैं। ये कहना कि पता नहीं चल सकता, माँ बाप को पता नहीं चल सकता, पुलिस को पता नहीं चल सकता, किसी को भी ना पता चले, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट को पता चल जाता है। जो पिक्चर आपने देखी, मैंने आपको दिखाई, उसमें अगर आपके पास वो केस आता, आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप पता कर सकते थे कि ये किसकी डेड बॉडी है, इसकी एज क्या है? जो आपने पिक्चर मुझे दिखाई वो बज़ाहिरन जली हुई है जी, सारी काली हुई थी, बाहर से थी, वो बहुत बड़ा मास था वो, ठीक है, बर्न किया हुआ। लेकिन आप उसको डिसेक्ट करें तो जब आप डिसेक्ट करेंगे उसके अंदर टिश्यू कुछ हेल्दी भी नज़र आएंगे, हेल्दी ना भी नज़र आए, टिश्यू होंगे जो कि बर्न नहीं होंगे, ठीक है। हेल्दी मीन्स कि वो बर्नट नहीं है। जब आपको टिश्यू मिल जाए और वो टिश्यू इतना छोटा भी क्यों ना हो, माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, और वो उस टिश्यू के अंदर देखें, जितने टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो सेल्स हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड सेल अगर मिल जाए तो उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए से फिर हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि डीएनए जो है ना, इसकी बड़ी खासियत है। क्या क्या? एक तो ये है कि ये गलता सड़ता नहीं है, यानी ये कई सालों बाद भी पता चल जाता है, एक बात। नंबर 2 ये है कि इसके जो चेक करने के जो सैंपल चाहिए वो बड़ा छोटा मन्यूट सा चाहिए, माइक्रोस्कोपिक, नैनोग्राम में चाहिए होता है, 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब आप उसको बना लें कितना वो होता है, ठीक है, मटेरियल कम चाहिए होता है, ठीक अच्छा, है। लेकिन मैच किससे करेंगे? हमारे पास मैच करने के लिए भी तो कोई दावेदार हो ना। हाँ जी, जब आपके पास डीएनए निकाल लेते हैं तो आप सस्पेक्ट देखते हैं ना। सस्पेक्ट मींस कि किन लोगों का ये गाड़ी किसकी थी। ये गाड़ी तो मुस्तफ़ा की थी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लाश भी मुस्तफ़ा की हो जो कि मिल नहीं रही। जब आपको पता चल गया ये गाड़ी मुस्तफ़ा की थी और ये डेड बॉडी उसकी थी, तो उसके पेरेंट्स तो अवेलेबल हैं ना, तो आप इनके सस्पेक्ट कौन होंगे? इनके पेरेंट्स। मदर का, फादर का डीएनए लिया, उधर से इस का डेड बॉडी से डीएनए लिया, इन दोनों को आपस में मिला के देख दिया। इसको डीएनए टाइपिंग कहते हैं। कॉरपोरेट करवा ले, 50% मदर से आता है, 50% फादर से आता है। डेफिनेटली अगर मदर का, फादर का डीएनए उसमें मौजूद है तो ये उन्हीं का बच्चा है। जिन केसेस के अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं साथ मिलता जिससे ट्रेस कर सकें कि इसका जानने वाला कौन होगा, इसके मदर या फादर कौन होंगे, उन केसेस में कैसे ट्रेस करते हैं डीएनए? अच्छा देखें, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जिन केसेस का पता नहीं होता कि इनके पेरेंट्स या इनके कौन है, वर्सा कौन है, तो उसमें तो यही देखते हैं ना किन इलाकों में जो है ये बच्चा मिसिंग है जी। जो मिसिंग पर्सनस हैं वो किन किन इलाकों के हैं, कौन कौन के क्लेम कर रहे हैं। कोई शोर होता है, कोई बात चलती है मीडिया में इधर उधर कि जी हमारा बंदा मिल नहीं रहा, हमारा बच्चा गायब है, हमारा फलाना गायब है। तो वो लोग वो हैं जिनके साथ हम डीएनए उनसे लेके, तो जो हमें डेड बॉडी मिली है उसके साथ मैच करके हम देख लेते हैं। तो इस तरह सैम्पलिंग ज़्यादा हो जाती है लेकिन हमें पता चल जाता है। एक तो ये है तरीका, ये तो स्मॉल लेवल पे है, ये तो बड़ा आसानी से करते हैं और कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप जिस तरह फिंगरप्रिंट्स के आपने नादरा में किया हुआ है, सबका उसमें डाटा महफूज है, इस तरह ही आप डीएनए का डाटा उसमें महफूज कर लें, डीएनए बैंक बना लें, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन का थोड़ा थोड़ा करके बना लें, आस्ता आस्ता सबका बना लें। तो डेफिनेटली जब आप
कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो आप वो कंप्यूटर जिस तरह फिंगरप्रिंट फ़ौरन पता चल जाता है, इस तरह डीएनए का पता चल जाएगा कि ये डीएनए फलाने जो ख़ानदान है उसके साथ मैच कर रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर ऐसा है कि डीएनए बैंक बनाओ? ये डेवलप्ड कंट्री में डेफिनेटली है, ये किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये मेरे ख्याल में अमेरिका में है और कई कंट्रीज़ में है ये। मुस्तफ़ा की बॉडी की जो हालत थी, फिंगरप्रिंट्स उसमें से मिल सकते थे? फिंगरप्रिंट वाली तो नहीं थी ये बॉडी, इसमें से तो डीएनए मिल सकता था, क्योंकि फिंगर ही नहीं थी तो फिंगरप्रिंट कहाँ से होंगे। अच्छा। ठीक है, ये तो एक मास आपने दिखाया है, लोथरा सा है, डायसेक्शन करेंगे, खोलेंगे, अंदर से उसके जो टिश्यू हैं, जो विसराज हैं जी, बॉडी के पार्ट है, दिल है, उस इंटेस्टाइन है, लिवर है, बेशुमार हड्डी है, हड्डियाँ बच गई होंगी। जब हड्डी बच जाती है, हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, बोन मैरो, उसमें से डीएनए पता चल जाता है। अच्छा, जब गाड़ी को आग लगाई जाती है, वो बेशक एक्सीडेंट हो या किसी ने मर्डर की नीयत से जलाया हो, तो बॉडी कितनी देर में जाके पूरी डीकम्पोज हो जाती है? जो डीकम्पोजिशन है ना बॉडी की, ये तो वेरिएबल होता है। जलने के बाद वाली, अब देखो बॉडी जब जल गई है ना, अगर एक्सटर्नली सारी वो जल गई है ठीक है, और अंदर से वो पूरी तरह नहीं जली, अगर तो उसके अंदर इंटेस्टाइन वगैरह बच गई है, ठीक है, तो वो पुट्रीफाई कर जाएगी, 4-5 दिन में प्रोसेस उसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं है, पीछे सिर्फ बोन वगैरह रह गई हैं, तो फिर वो रह ही जाती हैं, वो फिर पुट्रीफाई तो नहीं करती, बोन तो कभी भी पुट्रीफाई नहीं करती, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है मेटेलिक चीज़ों में, बहुत सख्त हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी रहती हैं, और उसके अंदर बोन मैरो होती है, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो फ्रेश बॉडी की पुट्रीफैक्शन के बारे में तो बताया जा सकता है, लेकिन बर्न जो बॉडी होती है, चारों तरफ से जल गई होती है, उसमें पुट्रीफैक्शन थोड़ी सी डिले हो जाती है। अच्छा। क्योंकि बाहर की स्किन नॉर्मल होती है और अंदर जो मांस है ना वो प्रिजर्व हो जाता है, वो स्लोली पुट्रीफाई करता है। सुनसान इलाके के अंदर गाड़ी को जब जलाया गया तो वो तो जलती रही जितनी देर तक जलना था, नेचुरली जितनी जलती है, तो किस हद तक बॉडी जल जाती है कम्प्लीटली? देखो, बॉडी तो जितना मर्जी जला लें, जब तक उसको आग लगी है वो जलती रहेगी। जिस तरह बॉडी पार्ट्स और जो डिस्कार्टेड चीज़ें होती हैं, इसको जलाया जाता है, इसको इंसिनरेशन की जाती है, ठीक है। वो इंसिनरेटर मिलते हैं हॉस्पिटल की मटेरियल जलाने के लिए, वेस्ट को जलाने के लिए, उसमें थाउजेंड्स में डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, आग होती है। वो इतना वेट की चीज़ें हैं जी, 1.5 मन 2 मन की चीज़ जो है वो उसको राख में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, राख हो जाती है? राख हो जाती है बॉडी। वो राख क्या है? कार्बन। वो तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, तो बॉडी कार्बन में कन्वर्ट हो सकती है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है। आप उसको मुसलसल उस इंसिनरेटर में अगर ह्यूमन बॉडी डाल दी जाए तो राख बन जाएगी। अच्छा, मतलब टेम्परेचर एक मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मुसलसल उसको जलाती रहेगी तो वो राख बन जाएगी। अच्छा, मैं बचपन में देखता था, आज भी लोग देखते होंगे, CID, उसके अंदर दिखाते थे एक डॉक्टर साहब हैं, वो एक बॉडी किसी भी हालत में है जिसका पहचान ही कोई नहीं सकता, वो फेस बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर स्ट्रक्चर उन्हें मिल जाए, बॉन्स मिल जाए। क्या फोरेंसिक साइंस में इस तरह की आपके पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है कि आप किसी का फेस जो है वो दोबारा से बना सकें? अच्छा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फेस जो है ना, ये तो अब बड़ा एडवांस हो चुका है। पहले तो पार्ट्स वगैरह मिलते थे, तो जो फेस की जो है ना वो रिकन्स्ट्रक्शन करते थे हम बॉडी की। फिर उसके बाद जो है ना खाका भी बनाते थे, आर्टिस्ट बनाता था, है जी, तो पीसेस वगैरह मिलते थे तो उसको बनाने की कोशिश करते थे। अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ठीक है, उसमें आप कोई भी दे दें, मांस क्या कहते हैं, स्कल दे दें, उसके बोनी पार्ट दे दें, हैं जी, उसकी जो ये जो तस्वीरें होती हैं वो दे दें, एक्सरे दे दें, हैं जी। पहले हम सुपर इम्पोज करते थे, ऊपर चढ़ा के उसके साथ मिला के देखते थे। अब तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंस्ट्रक्ट करके और बॉडी लिविंग किस्म की आपको दे देता है, बनाई जा सकती है, बनती है। अच्छा, एक टाइम था जब लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड अटैक्स होते थे, तो
तो आपके पास कभी कोई ऐसे केस आए, कोई सुसाइड बॉम्बर आपके पास आया हो? अच्छा, जब वो सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें तो मल्टीपल कैजुअलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं सारा कुछ। तो हम जो हमारी फिर पूरी टीम जो है उसकी ऑटोप्सी करती है, तो वो जो है उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स लेते हैं, उसको देखते हैं, मैचिंग करते हैं, ठीक है, मेल कौन से हैं, फीमेल के कौन से हैं, एज ग्रुप का देखते हैं, हाइट देखते हैं, इस तरह करते हैं सारा कुछ। तो रिकन्स्ट्रक्ट करके हम बॉडीज़ बना देते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स बना के। जो सुसाइडल बॉम्बर होता है ना, उसका उसमें इंजरी ज़्यादा होती है। होता क्या है, उसने जैकेट पहनी हुई है? जैकेट पहनी होती है ना, वो ब्लास्ट करता है, उसमें से जितने वो नट्स और ये बोल्ट्स वगैरह ये वो सब निकलते हैं, बॉडी जो है वो चीथड़ों में उड़ जाती है, कोई चीज़ बचती है कोई उसका? चीज़ बच जाती है, उसकी स्कल बच जाती है, ठीक है, आम तौर पर बाकी चीज़ें सारी उड़ जाती हैं उसकी। तो वो हमें पता चल जाता है ये बिल्कुल ही बॉडी क्रश हुई है, इसके चीथड़े उड़ गए हैं, सारा कुछ हो गया, पॉसिबिलिटी है कि ये सुसाइडल बॉम्बर हो। जब सुसाइड बॉम्बर आपके पास आता था उसमें से क्या कुछ ट्रेस करते थे आप लोग? हमने तो यही उसमें करना था, कॉज ऑफ डेथ तो वही होता था ना, ब्लास्ट इंजरीज होती थी, ठीक है ना, क्रश इंजरीज की वजह से हेमरेज हुआ और डेथ हो गई। तो सुसाइडल जो है उसकी इंजरीज एज़ कंपेयर टू दी अदर ज़्यादा होती थी, ठीक है, बिल्कुल क्रश हुई होती थी, चीथड़े उसके उड़े होते थे। हम तो सिर्फ यही बता पाते थे कि ये सुसाइडल है और ये जो है ये पैसेंजर हैं या ये लोकल जो पीपल हैं वहाँ पे वो हैं। अच्छा, बॉम्बर की पहचान नहीं होती थी कि क्या एज ग्रुप इसकी होगी, किस इलाके से इसका ताल्लुक होगा, कौन ये हो सकता है? अच्छा, वो जो इलाके हैं और किस एज ग्रुप का है, वैसे तो ये हम एक को देख के तो हम नहीं बताते, ये हमें हमारा प्रीव्यू ही नहीं है ये फोरेंसिक वालों का, ये तो पुलिस का है, ठीक है। हम तो बता देंगे कि ये इस एज ग्रुप का है और इसकी रेस जौन सी है वो ये है, एथनिसिटी हम बता दें, इस तरह की चीज़ें तो हम बता देते हैं। तो इसका डाटा तो पुलिस के पास होता है, वो कलेक्ट करते हैं। तो ये देखा गया ये टीन एज के ग्रुप में ही कोई 17 से लेके कोई 17-25 साल के एज ग्रुप के ज़्यादातर होते हैं, और ये ज़्यादातर वही पहाड़ी इलाकों से और इलाका गैर के लोग ही आम तौर पर इसमें देखा गया है। ये एक होता है, और ये तो इनका डाटा प्रिजर्व होगा, क्राइम ब्रांच में इनके पास होगा, रिसर्च की होगी इसमें डेफिनेटली। सुसाइड बॉम्बर जो होता है उसमें कितना हौसला होता होगा कि उसे पता है कि उसने एक बटन दबाया और उसके बाद खुद तो उसने मरना है, साथ में बेशुमार लोगों की जान भी लेकर जाना है। अच्छा, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मोटिव होते हैं ना, इंटेंशन होती है जी। अब मैं क्या बता सकता हूँ, आप देखो हमारे मुल्क में गुर्बत भी है, ठीक है, एक उनको ब्रेन वॉश भी उनका किया होता है रिलीजियसली, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हैं कि वो कि जी आप ये काम करोगे, उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। दूसरा, आपकी फैमिली को हम इतना पैसा, फिर उनमें कईयों में इस तरह का बदला लेने का नफ़रत चीज़ें भर दी जाती हैं कि देखो ये अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं, ये फ़लाने पे कहने पे कर रहे हैं, और वो उस वजह से ये एक स्टेप ले लेते हैं। कातिल इतने शातिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। देखें, ये जो होते हैं ना पेशावर कातिल, प्रोफेशनल, जिनका काम ही होता है, क्रिमिनल्स, ये रात दिन जराइम के बारे में सोचते हैं और इनके लिए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो इनको अंदाज़ा होता है कि हमने एविडेंस कैसे ख़त्म करना है। हमारे इलाके में एक ख़तून, वो मालिक थी, किराएदार थे, वो घर से नाराज़ होकर बेटे से ज़ेवर ज़ूवर पकड़ के लेके चली गई है जी। तो वो किराएदार बाबा जो बंदा जो था वो उसको मिला और वो जनाब उसको साथ ले गया, क्यों नाराज़ हो बेटे से, ये वो इस तरह। तो मैं, उसका बेटा था एक, वो कहते हैं हमें मिली थी और उसके बाद पता नहीं कहाँ चल गई। मैंने कहा बात सुनो, उनके पास ज़ेवर भी था, उसके पास पैसे भी थे आपकी मदर के पास। तो मैंने कहा हो ना हो उन्होंने उसको मार दिया होगा और मार के कोई इधर उधर बॉडी लगा दी होगी। जब तक बॉडी ना मिले
उस वक्त तक केस बनता भी नहीं है। बात समझते हो? वो कहें जी बेटा भी उसका कि उसकी मदर बड़ी होशियार और चालाक थी, और मोहल्ले वाले भी कहते थे कि ये औरत तो इतनी जल्दी नहीं किसी के चकमे में आ सकती। मैं कहा जी मेरा तो ख्याल है कि यही हुआ होगा, इसके अभी तक मिली नहीं है वो, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। और जिन बंदों की बात कर रहे हैं वो तो वैसे ही उनमें से क्रिमिनल माइंडेड वो लोग हैं। तो काफ़ी अरसे बाद फिर वो पकड़ा गए बंदे, उनसे पूछा गया, उनको शामिल तफ्तीश किया। उन्होंने बताया कि जी हमने मार दिया था वहाँ पे जो शरकपुर रोड पे किसी नहर में जाके फेंक दिया। फिर बॉडी क्या मिलनी थी, गली सड़ी बॉडी, और कोई उसका एविडेंस नहीं था, कोई उसका सबूत नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। तो फिर उनका केस चला और वो बच गए, बरी हो गए थे, क्योंकि उसका सबूत नहीं मिला। तो जो क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं, कोई एविडेंस नहीं छोड़ते, जिसकी वजह पे शक की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया जाता है। तो ये टिपिकल केस है क्रिमिनल माइंडेड लोगों का। आपको याद है एक 100 बच्चों का कातिल था जावेद इकबाल, कहते हैं उसने एसिड के अंदर बच्चों को डाल के डिज़ोल्व कर दिया। कोई इस तरह के केसेस आते हैं कि एसिड के अंदर डाल के किसी को डिज़ोल्व कर दिया हो, सबूत ख़त्म हो गए हो, कैसे ट्रेस होगा? बात यह है कि एसिड में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, लेकिन 100 बच्चों का वो मुझे बड़ा अजीब सा वो एक्सचेंज किस्म का केस था। मैंने मीडिया में देखा, मैंने कोई उस पर कोई हमारे पास तो वो कोई नहीं आया था, और वो भी सारी बॉडी जो है ना वो नहीं उसमें डिज़ोल्व होती, कुछ टिश्यू रह जाते हैं। उस टिश्यू को आप डीएनए सैम्पलिंग और इस तरह की प्रिजर्व कर सकते हैं। डीएनए के अलावा ब्लड ग्रुप वगैरह का भी पता चल जाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पता चल जाती हैं उससे। लेकिन ये इतने लार्ज लेवल पर का केस हैं जी, 100 बच्चे, अननोन बच्चे, गरीब गुरबा हैं जी, और कोई इतने उनकी बैक करने वाले हैं नहीं। तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं ना जी, इनको इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा डिवोशन से नहीं की जा सकती। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इतना वो टाइम और इतना पैसा और इतना लगाएं, क्या उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ज़रूरत है इस चीज़ की? लेकिन देखे ना 100 बच्चे कोई छोटी तादाद नहीं है। बस गरीबों का 100 बच्चे हों और अमीरों का एक बच्चा हो तो वो एक भारी है उस पर। ये तो रियलिटी तो इस तरह की है। हमने भी देखा ना मुस्तफ़ा आमिर ट्रेस हो गया। बात समझते हैं ना? तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, आप हाई प्रोफाइल केसेस वो होते हैं जिनके पीछे हाई प्रोफाइल बंदा हो। इन सब को ट्रेस करना और इनको देखना और ढूंढना, आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा नफरी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूरी एक चाहिए। वो जो 100 बच्चों की इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगाता है, उससे ज़्यादा बेशुमार ऐसे केसेस हो जाते हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। दिन दिहाड़े जनाब वो कत्ल हो जाते हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ और इस तरह के काम होते हैं। वो टाइम उधर लगाने के, एनर्जी उधर सर्व करने के, वो उधर ना करेंगे। बात समझते हैं? प्रायोरिटी जो उनकी है वो वाली प्रायोरिटी होती है, वो इस किस्म के नहीं। अब तेज़ाब है, तेज़ाब में से वो निकालें, टिश्यू निकालें, उसको सैंपल करें, 100 बच्चे हैं और अलग अलग उसका करें, वो कैसे पॉसिबल? तो है, लेकिन इट विल टेक टाइम, और इट नीड्स डिटर्मिनेशन, और इसके लिए आपको डिवोशन की ज़रूरत है। ऐसा हम जो हमारा मुआशरा है ना, इतना ज़्यादा विजिलेंट और इतना ज़्यादा उसमें नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर की जो बॉडी का हाल हुआ था, अगर इसको ट्रेस करने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने लोग चाहिए होंगे एक टीम में, फोरेंसिक की टीम में? नहीं, देखें, मुस्तफ़ा आमिर की केस तो सीधा सीधा सा है, ये तो इतना ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसको डिसेक्ट करना है, इसमें से टिश्यू निकालना है और टिश्यू की सैम्पलिंग करनी है, वो भेजना है फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, और उसका डीएनए पैटर्न निकाल लें और उसके पेरेंट्स के साथ डीएनए उनका लेके तो उसके साथ मिला लें। बॉडी बता सकते हैं कि ये मुस्तफ़ा की है। अलबत्ता अगर आप कहें कि कोई इंजरी वगैरह, वो इंजरी का तो यही है कि आपके अगर अंदर से टिश्यू मिलता है और टिश्यू बोन मिल जाती है से, वहाँ वो बोन टूटी हुई हो
तो वो पता चल जाए कि ये ब्लंट वेपन से टूटी है या बर्न की वजह से भी वो टूट जाती है, ठीक है, या फायर आर्म इंजरी है, वो पता चल जाए। वो सजेस्ट आप कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इसको गोली मारी हो, पॉसिबिलिटी है कि इसको डंडा मारा हो, ये किया हो, वो किया हो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ सफिशेंट। बंदा कहाँ का रहने वाला था, चला कहाँ पे गया, ठीक है। इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ना और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है, ये सफिशेंट है क्राइम को कंफर्म करने में। किसी भी क्राइम सीन पे कातिल अपने निशान छोड़ते हैं? देखें, कातिल दो किस्म के होते हैं। एक कातिल तो मजे हुए होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। एक कातिल वो होते हैं जो नए आए होते हैं, न्यूबाइल होते हैं, शुरू के काम है, ठीक है। आम जो ज़्यादा नहीं होते क्रिमिनल, इतने मजे हुए नहीं होते, उनके निशान तो आराम से पता चल जाता है, ठीक है। तो जो मजे हुए होते हैं वो तो ग्लव्स भी पहनते हैं, मास्क भी पहनते हैं, और वो घर की चीज़ों को भी इस तरह हैंडल करते हैं, बॉडी को करते हैं, सारा कुछ करते हैं कि पता ना चले। लेकिन ये चीज़ आप जहन में रखें, मैं पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कहता हूँ कि अगर नेक नीति से और मुखलस हो के किसी भी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा जो है वो कातिल को तक ना पहुंच सके। एक क्राइम सीन के ऊपर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे नज़रअंदाज कर देता है जिसकी वजह से काफ़ी मसला होता है आगे जाके? जो क्राइम सीन है ना, ये तो एक स्पेशल किस्म का स्क्वाड है, उसमें तो पूरी टीम है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बीच में ले लेते हैं बजाय कम लेने के, ठीक है। नज़रअंदाज तो इतना नहीं करते, ओवर वो चीज़ें ले लेते हैं। उसमें चांसेस होते हैं मिक्सअप होने के। अच्छा। जो है ना कि आपके जो सैंपल्स हैं, ठीक है, वो मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है, कंटेमिनेशन हो गई है उसमें। आपको प्योर सैंपल चाहिए डीएनए का, उसमें डीएनए जनाब किसी एनिमल का, किसी मंकी का, किसी और का, वो बीच में मिल गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है जी। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में आ जाती हैं ना, वो इसकी राह में रुकावट पैदा करती हैं। आप किसी क्राइम सीन का हिस्सा बने हैं जहाँ पर जानबूझ के जो सबूत हैं उनको चेंज किया गया हो? मैं बेसिकली फोरेंसिक मेडिसिन का हूँ। फोरेंसिक मेडिसिन में जो हमारा डोमेन है ना, वो महदूद होती है वहाँ पे मॉर्चरी तक या मेडिकल लीगल क्लिनिक तक, मेडिकल लीगल सेक्शन तक। लिविंग जो बंदे आते हैं इंजरीज़ के या सेक्सुअल असाल्ट के या अननेचुरल सेक्स के, वो हम देखते हैं मेडिकल लीगल सेक्शन में। जो डेड बॉडी आती है वो हम मॉर्चरी में देखते हैं। हम सीन ऑफ क्राइम पर नहीं जाते, ठीक है। कभी कभार हम जाते हैं सीन ऑफ क्राइम पर बाद में, जब हम डेड बॉडी का कर लेते हैं, हमने कोई माइंड बनाना होता है, तो हम वहाँ जा पे देख लेते हैं कि ये बॉडी एक थी ख़ातून, वो उसने सुसाइड किया था, उसकी गले में रस्सी का निशान था, तो उसके लिए कि वो पंखे के साथ लटकी थी, तो जाके देखना पड़ा कि जी पंखा कितना ऊंचा है, ये कैसे चढ़ी है, कैसे बंद है। इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। या एक हवालात में बंदा मर गया था, अब हवालात में भी वो हैंग करके मर गया है जी, वो डिफेंस में था, तो वो कैसे है जी, वो उसने बड़ा अनड्यू किस्म का था कि वो वाशरूम सा बना है और उसमें रोशनदान था, उसके साथ वो उसने वेस्ट कोट जो अज़ार बंद है वो अपने सलवार से निकाल के गले में लगा के तो लटक गया। तो वो बड़ा हमें अनयूजुअल सा लगा था। हमने कहा जाके देखें इतनी गुंजाइश है वहाँ पे इस तरह का कि नहीं। ये चीज़ें हम इतना देखते हैं एज़ फार एज़ दी कॉज ऑफ डेथ को हम कंक्लूड करने के लिए। जब आप हवालात में गए तो वहाँ पर आपने फिर डमी के ज़रिए चेक किया? डमी के ज़रिए नहीं, हमें बॉडी का पता था, बॉडी कितनी है, कितना उसका साइज़ है, किस तरह का है, ठीक है। तो वो फिर हम जो हैं वहाँ पे जाके हमने देखा था कि ये बॉडी किस तरह हैंग कर सकती है, क्या इसने किया होगा, है जी। वो बड़ा अनयूजुअल वे था, एक डिफरेंट किस्म का। हाइट तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि इसने इस तरह किया है। अब ये भी याद रहे कि हवालात में जब बंदा मर जाता है तो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है,
रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं उनकी केयर करने के लिए। तो वो फिर जो है वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि ये इसने सुसाइड किया। अक्सर सुसाइड कर भी लेते हैं, बाज़ नहीं भी करते। अब अगर कोई बंदा मर गया किसी वजह से तो विदिन हाफ एन आवर आप उसकी बॉडी को लटका दें गले में फंदा लगा के, तो उसके जो निशानात हैं वो हूबहू उस तरह के होंगे जैसे बंदे ने खुद बांध के अपने आप की लटका खुदकशी की है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक केस की आप बात करें, इसमें क्या निकला था फिर? हमने इसमें तो देनी थी कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ तो उसकी हैंगिंग थी। अब ये हैंगिंग का था कि क्या इसने खुद अपने आप को लटकाया था या इसको पकड़ के लटकाया गया। क्या मिला? तो वो खुद ही लगता था जी। अच्छा। ज़्यादा चांसेस, क्योंकि उसमें इतनी जगह ही नहीं थी कि पकड़ के उसको इस तरह का किया जाए। तो काफ़ी वो इंटरेस्टिंग सा केस था। हमने कॉज ऑफ डेथ उसकी हैंगिंग दे दी थी, लेकिन आम तौर पे हवालात में हैंगिंग नहीं होती, लेकिन वो थी। बड़ी अनयूजुअल चीज़ें भी मिल जाती हैं जो रूटीन से हटके होती हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, 2 या 3 लोग हैं, एक आपके सामने बॉडी है और उसका कंक्लूड आपने करना है कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, खुदकुशी थी, मर्डर था, क्या चीज़ें थी। तो एक जो होता है बाइसनेस आ जाना, वो आ जाती है कहीं पर। ये काम हम जो करते हैं, ये इसमें जो है ना इम्पार्शल होना बड़ा ज़रूरी है। लोग होते हैं, ये देखें, आप अपने बारे में तो कह सकते हैं कि आप किस तरह के बंदे हैं, या दूसरी जनरल पब्लिक कह सकती है ये बंदा इस किस्म का है। अब कोई क्या करता है, क्या मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते, ये बंदे का पर्सनल अफेयर होता है। बात समझते हैं? हमारा जो प्रोफेशन है ना, ये काफ़ी नोटोरियस है। लोग ये समझते हैं, पहले तो बहुत थे इस तरह का समझते हैं, और बल्कि थे, पता है मुझे, मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर रहा हूँ, मुझे हर एक बंदे का पता होता था कौन पैसे खाता है, कितने खाता है, किस तरह करता है, ठीक है। हम उसको किस तरह चेक कर सकते कि ये है वो है। तो ये बहरहाल अल्लाह जाने और वो जाने, हमारा इसके साथ तल्लक नहीं है, ठीक है। जो कोई करता है वो भरता है, ठीक है। किस तरीके से भरता है ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स, ठीक है। खुदा के हुजूर पेश होना है नहीं, बल्कि रोज़ाना होते हैं, ठीक है। हर वक्त वो फरिश्ते आपके साथ हैं, देखते रहते हैं। तो ये किसी के बारे में नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपने बारे में, बल्कि लोग कहेंगे, मैं आज तक इस मामले में कभी भी मैंने मतलब इम्पार्शलिटी को नहीं हाथ से निकलने दिया। बल्कि कई दफ़ा हमारे ऑफिसर, सेक्रेटरी हेल्थ भी होते थे, ईडीओ होता था, एमएस होते थे, बड़े बड़े जो जिनके अंडर मैं काम करता था, कहते थे, तो मैंने रेसिस्ट किया। शुक्र है अल्लाह का, वक्त गुजर गया, मामला आपके सामने बैठा हूँ, ज़िंदा हूँ, ठीक हूँ, घर बार है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके पास कोई बॉडी आई हो और आपको सरप्राइज़ मिला हो देखकर, मतलब कि आपने सोचा ना हो कि यार इस तरह से भी मर्डर किसी का हो सकता है। फीमेल बॉडी का किया पोस्टमार्टम, तो उसके अंदर फीटस था, बच्चा था जी। तो अफसोस होता है कि जो मरने वाली थी मरी भी, और साथ में उसके अंदर बच्चा था वो भी मर गया है जी। बाज़ बार ट्रांसजेंडर का पोस्टमार्टम किया तो अंदर अजीबोगरीब उन्होंने बॉडी को बनाया होता था, वो देख लेते थे। फिर छोटे बच्चों के साथ जो जिनसी तशद्दुद और जिनसी की वजह से मारते थे, उसमें बड़ा हमें फ़ील होता था कि ये बड़ी मतलब ज़्यादती है, और अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह की जो एक्टिविटी है बड़ी कॉमन है, कोई इतनी अनकॉमन नहीं है। अच्छा, रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर जो खातून है उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की। ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास? अच्छा देखें, ये अब तो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं तो ये काम नहीं करता, लेकिन ये तो है, शुरू से है, हमारे दौर में भी था, अब भी डेफिनेटली होगा। ये ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोफेशनल होता है, सड़क के किनारे खड़े हुए हैं जी, लड़की खड़ी है, बंदे पीछे खड़े हैं, उसने इशारा किया, गाड़ी में गए, ले गए हैं, वो एक सिनेरियो बना के पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं जी। फिर वो इनमें जो है वो डॉक्टर जो है वो भी ऑन मतलब होता है उसमें कांटेक्ट में, और रिपोर्टिंग अपनी मर्ज़ी से लेते हैं,
और मीडिया का भी, सॉरी टू से, मीडिया का भी कोई बंदा होता है, ये सारे मिल मिला के ना वो बंदे को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा। बात समझते हैं? हाँ, और वो ब्लैकमेल करने के लिए जितना बड़े ओहदे का बंदा होगा ना, हाँ। हाँ जी, उतनी बड़ी इनके लिए वो बड़ी मुर्गी होगा, वो जान छुड़वाएगा। जान छुड़ाएगा और उतने ही पैसे वो देगा। ठीक है। अगर कोई रेजिस्ट करता है और टेस्ट करवाता है, क्या कुछ निकलता है, पता चल जाता है इस चीज़ का? देखें, जो तो होता है ना, अगर तो आपका डीएनए मिल जाए, ठीक है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, ठीक है, तो डीएनए मिल जाए और डीएनए जिस पे इल्ज़ाम लगाया है उसका है, तो फिर तो बात तो कंफर्म होगी। लेकिन इसमें तो वो मैरिड होती है, डीएनए नहीं होता, या डीएनए मतलब सीमन मिलता नहीं है, या उसमें कुछ साइंस नहीं होते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो उसको इंजरी की वजह से ब्लड कह देते हैं, ठीक है, फिर कुछ केमिकल वगैरह लगा लेते हैं, उससे वो रेडनेस वगैरह शो कर देते हैं। इतने शातिर होते हैं इतने शातिर होते हैं, और वो पता चलता है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो इंजरी है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको डैमेज करने के लिए, है जी, फिंगरिंग करते हैं। बहुत से तरीके हैं जो कि फेक चीज़ बना के तो उसको ओरिजिनल के तौर पे दिखा देते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये जो माफिया है ये बड़ा कॉमन था पहले, अब भी होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, और ये इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आपको पता चल जाता था? जी, चल जाता है पता चल जाता है। मैंने कहा कि जो कॉम्पिटेंट है, जो एक्सपर्ट है, उसको पता चल जाता है। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं ना, जो नई फीमेल, जो नई WMO है जिसने केसेस नहीं किए, उसको नहीं पता चलता इस चीज़ का। वो क्या गलतियां करते हैं फिर? वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को ओरिजिनल ब्लड समझ लेते हैं कि ये इंजरी की वजह से है। ठीक है, हाइमन जो होती है वो मुख्तलिफ इसकी वैरायटी हैं। एक फिम्ब्रिएटेड हाइमन होती है, वो इस तरह लगता है कि ये फटी हुई है, हालांकि वो नेचुरल है। ठीक है, फिर वो जो फिशर होता है उसको वो समझ लेते हैं ये लेसरेशन है, टीयर है। ठीक है, देखो जो सेक्सुअल असाल्ट का टीयर है ना, वो पोस्टीरियर होता है जी, वो 6 o'clock के 5 पे होता है, 3 पे होता है, इंटीरियर नहीं होगा। बात समझते हैं? फिर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसकी कंपोजिशन और है, जो प्योर फ्रेश ब्लड है उसकी कंपोजिशन और है। फिर जो फिम्ब्रिएटेड हाइमन है, जो है जी स्टार शेप है या दूसरी शेप है, उसका टीयर और जो इंजरी का टीयर और है। इंजरी का टीयर में वो जो उसके मार्जिन है वो स्वोलन होंगे, रेडिश होंगे, हैं जी, और इन्फ्लेम्ड होंगे, और वो जो दूसरी है उसमें नहीं होगा। बात समझते हो? तो ये बड़ा टेक्निकली देखना पड़ता है, उसको लाइट में देखना पड़ता है। बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, आस्ता आस्ता लेकर आते हैं, जंक्शन वॉयलेट लगाते हैं, ये देखना पड़ता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा वो जो यंग्स होती हैं उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, वो दे देती हैं इसका रिपोर्टिंग। और ये ज़हन में होना चाहिए कि आपकी रिपोर्टिंग जो है दैट मैटर्स ए लॉट। बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसे केसेस में तो बहुत ज़्यादा, ऐसे केसेस में तो बहुत ज़्यादा है। तो इनोसेंट जो बंदा है वो कैन बी पनिश्ड, और जो क्रिमिनल है वो एक्सेनोरेट हो जाता है आपकी रॉन्ग रिपोर्टिंग की वजह से। रॉन्ग रिपोर्टिंग बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटेंशन, बिकॉज ऑफ योर इनकम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये बड़ा एक टेक्निकल का काम है, और ये जो टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ है ना, उनसे करवाना चाहिए, ट्रेनिंग दे के, उनको तरबियत दे के, और उनको इसमें क्वालिफ़िकेशन करवा के फिर ये काम करवाना चाहिए। एटलीस्ट ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं उसमें। कातिल को क्या लगता है कि फोरेंसिक साइंस से वो हमेशा एक कदम आगे रहेगा, या वो नहीं होता? देखें, जो कातिल होते हैं ना, या जो क्रिमिनल होते हैं, वो एक कदम आगे ही होते हैं। ठीक है, उन्होंने हर चीज़ का तोड़ जो है ना वो ढूंढा होता है। आप लोग कदम से कदम मिला लेते हैं? हम काफ़ी हद तक मिला लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं, हम उनकी इससे ख्वाहिश में रुकावट बनते हैं। ये जो इतना ज़्यादा जदीद किस्म का असला कातलों के पास आता है, ये कहाँ से आता है? जिन कंट्रीज़ में कम से कम असला होता है, वेपन कम होता है, उनके पास जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं
या जो पुलिस वगैरह है उनके पास असला नहीं होता, वहाँ पे जराइम कम होते हैं। ठीक है, पुलिस वाले कहते हैं हम असला जदीद इसलिए रखते हैं कि क्योंकि ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनके पास असला बहुत है, जबकि जराइम पेशा कहते हैं कि हमारे पास असला इसलिए कि हम उनकी वजह से असला रखते हैं, मुकाबला करने के लिए। बात समझते हैं? तो अगर सपोज़ हम कहते हैं कि जी असला कम कर दें या सिंपल सा असला हो जाए, है जी, असले पे पाबंदी लगा दें, इतने लाइसेंस ना इशू करें, तो डेफिनेटली उसकी फरावानी कम हो जाएगी, क्राइम भी कम हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में क्राइम का रेट कम है, क्यों? वहाँ पे असला नहीं है, वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनके पास भी असला नहीं है, और अगर है भी तो बड़ा कम यूज़ करते हैं, इतना आम यूज़ नहीं करते। वो बंदे को डी कैपेसिटेट करते हैं कि बंदा भाग ना सके, टांग पे गोली चला दी, कर दी। बात समझते हैं? इस तरह ही यूके और इंग्लैंड और ये जो अपना सऊदीया है उसमें कम है क्राइम। फोरेंसिक साइंस की लिमिटेशन क्या है? फोरेंसिक साइंस की लिमिटेशंस तो जनरली काफ़ी ज़्यादा हैं। मसलन बॉडी पुट्रीफाइड हो जाए, कंप्लीटली बर्न हो जाए, है जी, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर दिया जाए, मुख्तलिफ़ जगहों पे फेंक दिया जाए, उसको पानी में बहा दें, उसको दफना दें, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इस लिमिटेशंस को कम कर दिया है हमारी डीएनए प्रोफाइल ने, डीएनए टाइपिंग में। ठीक है, तो जब तक देखो इतना बड़ा बंदा है, ठीक है, और इस बंदे के अंदर करोड़ों अरबों खरबों यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, यूनिट ऑफ टिश्यू है, यूनिट ऑफ फंक्शन है, दैट इज़ ए सेल। ह्यूमन बॉडी में सेल है। जिस तरह ये इमारत है, इमारत में जो यूनिट है वो ईंट है, इस तरह बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो सेल है। तो इतने ज़्यादा सेल हैं, उनमें से जब कोई एक नहीं, ये तकरीबन 5 से 6 सेल मिल जाएं सफिशेंट है डीएनए टाइपिंग के लिए। 10 सेल मिल जाए ना, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 10 सेल अगर हम मिल जाए, और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक, तो वो हमारे लिए सफिशेंट है टू डिटरमिन दी क्राइम। उसमें मौज होगी आप। हाँ, हमारी मौज हो जाती है। और 10 सेल कोई मिलना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आम सी चीज़ है। चाहे बॉडी सारी जल गई हो, माइक्रोस्कोपिकली बंदे जो उनकी ब्लड होता है, एक केस में था कि वो जॉगर्स थे पहने हुए, हाँ जी, वो ब्लड भी कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, हाँ जी, लेकिन वो कहा कि ये जॉगर्स हैं, इसको चेक किया जाए। जॉगर साफ़ सुथरे थे, उन्होंने कहा जी इसके जो लेसेस हैं इसको देखते हैं, अनलेस करते हैं इसको। उसके लेसेस खोले तो उसके अंदर वो स्टेन नज़र आया ब्लड का। वो उसमें से सैंपल लिया डीएनए का, वो जो सैंपल लिया तो वो सैंपल मैच कर गया अक्यूज़ के साथ, तो फिर उससे पता चल गया, ट्रेस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए तो ये डीएनए ने काफ़ी मसला हल कर दिया। इसका 1 नैनोग्राम के करीब हमें स्पेसिमन चाहिए, 10 सेल चाहिए, चाहे हेयर से मिल जाए, चाहे स्किन से या बॉडी से, मसल से, बोन के अंदर से, मैरो से, कहीं से भी मिल जाए तो वो सफिशिएंट है। हम उससे डीएनए टाइपिंग करके तो हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी को। ये जो प्रोसीजर्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, क्या अमेरिका में भी ऐसे ही होता है? हमारे इधर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी थी, तो इसको डॉक्टर ताहिर थे, वो अमेरिका से कि पता नहीं अमेरिका से ही आए थे, वहाँ पे डीएनए लैब रन कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट ने उसको बुलाया, हायर किया और अच्छी सैलरी दी। बंदा भी बहुत अच्छे थे, नाइस थे, और उन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। बड़े ही ऑनेस्ट बंदे थे, बड़े ठीक थे, और डेफिनेटली उन्होंने जो ये सेटअप किया था, ये सेटअप वही होगा जो अमेरिका में डीएनए लैब्स का जो मॉडर्न लैब होती है ना, वही सेटअप उन्होंने इधर भी किया था। पोस्टमार्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है और किस किस केस में होता है? पोस्टमार्टम जो होता है ना, एक मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है और एक मेडिकल पोस्टमार्टम होता है। एक जो है वो पोस्टमार्टम उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन जो मेन पोस्टमार्टम हमारे यहाँ पर होता है ना, वो मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, जो कि क्राइम में, क्रिमिनल केसेस में ना कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। उसको
मेडिको लीगल पोस्टमार्टम कहते हैं। उसमें कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ है जी, और उसमें जो है वो सारे पैरामीटर्स वगैरह देखे जाते हैं। मैनर ऑफ डेथ देखा जाता है, कॉज ऑफ डेथ देखी जाती है, टाइम सिंस डेथ वो डिटरमिन किया जाता है। दूसरा होता है मेडिकल पोस्टमार्टम। मेडिकल पोस्टमार्टम जो होता है ना जी, वो बेसिकली जो मेडिको लीगल केसेस नहीं है, जो हॉस्पिटल डेथ हो जाती है उनके, या ऐसी डेथ जिसकी वजह का पता नहीं होता, अनडिटरमिन्ड कॉज ऑफ डेथ होती है, तो वो देखने के लिए कि इसकी वजह मौत क्या थी, ये बंदा हमारे पास इलाज करवा रहा था, हमें डायग्नोज नहीं हुआ और डेथ हो गई है, तो इसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम की जाए, उसको मेडिकल ऑटोप्सी कहते हैं, मेडिकल पोस्टमार्टम कहते हैं। तो वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होता, ठीक है। कोई बंदा भी जो नेचुरल डेथ से मर रहा है ना, उसके लवाकीन इस चीज़ के में इंटरेस्टेड नहीं होते कि उनकी बॉडी को चीर फाड़ किया जाए। मर गया, अल्लाह की रज़ा है, बस ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है कि उसको वजह बहुत मालूम करें। अच्छा, इसके कुछ चार्जेस होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? मेडिको लीगल के चार्जेस तो नहीं होते। अगर कोई चार्जेस कहीं पे किए भी हुए हैं, वो चार्जेस जनरेट करते हैं वहाँ पे लोकली, उनका जो सिस्टम है ना, वो किसी और मद से निकाल के ना, वो शेयर की शक्ल में ना, जो पोस्टमार्टम करने वाला है ना, उसको दिए जाते हैं। फीमेल्स को भी दिए जाते हैं, मेल को भी दिए जाते हैं। वो गवर्नमेंट की सैलरी भी उसको मिलती है और साथ में उसको ये चार्जेस भी मिलते हैं, दिहाड़ी भी मिलती है। हाँ, दिहाड़ी भी मिलती है। ये वैसे बहरहाल मेरे तो उसमें प्रव्यू में नहीं आता, किसी ने अपने अदारे में किया हुआ है, कई जगहों पे किया हुआ है, तो ये एक किस्म का इंसेंटिव दिया हुआ है कि लोग नहीं करना चाहते, इसमें आते नहीं हैं, तो ये अट्रैक्शन पैदा की गई है, पैसे मिलेंगे तो वो पोस्टमार्टम भी करेगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पोस्टमार्टम करते हुए फीलिंग क्या होती है? देखो, ये टीडियस सा जॉब है, गंदा सा काम है, चीर फाड़ करना, मुर्दे का सर खोलना, छाती खोलना, पेट खोलना, बात समझ रहे हैं। तो उसमें जो है स्मेल भी होती है और बाद पुट्रीफाइड होती हैं, ये मैगट्स हैं, कीड़े हैं, उड़ रहे होते हैं, बड़ी दूर तक स्मेल जा रही होती है जी। आप अंदर उसमें जा रहे होते हो, पेट फूला हुआ है, आप उसको इंसीजन देते हो तो आवाज़ भी आती है जैसे कोई गैस लीक कर गई है, टायर पंक्चर हो जाता है, उस तरह की आवाज़ें आती हैं जी। और कीड़े मकोड़े बेशुमार होते हैं, स्मेल होती है, बहुत कुछ होती है। तो बड़ा नॉजिएटिंग सा काम है, अनप्लेजेंट सा काम है। तो फीलिंग यही होती है कि इंसान की हैसियत क्या है, जो इतना अपने आप को समझता है दुनिया में, उसकी बेसिकली हैसियत औकात तो ये है ना जी। एंड में उसके साथ क्या होना है, अल्लाह ताला माफ़ करे। कोई बॉडी आपने ऐसी देखी आपके पास आई हो पोस्टमार्टम के लिए, उसके अंदर गुर्दे ना हो, बॉडी पार्ट्स कम हो? देखो, 2 गुर्दे होते हैं, एक ही निकाल सकता है, दोनों निकालें तो वो तो बंदा मर जाता है ना, बात समझ रहे हैं। तो जब एक गुर्दा नहीं है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। एक तो बाई बर्थ भी नहीं होता गुर्दा, कई दफ़ा गुर्दा डैमेज हो जाता है, नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, वो भी नहीं होता। फिर सर्जिकली है, नेफ्रेक्टमी की है तो स्टिच वगैरह ये वो होगा, सर्जिकल रिमूवल है। अगर वो पैदाइशी नहीं है तो वो रूडिमेंट्री होगा या नहीं होगा, ये वजह हो सकती है। तो हम तो फोकस किया होता है कॉज ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ उसको फायर आर्म है जी, छाती में लगी है, अंदर दिल पे गई है, दिल को फाड़ के वो पीछे से निकल गई है, हमने कॉज ऑफ डेथ वो दे देनी है और साथ में लिख देना कि लेफ़्ट किडनी जो है वो एब्सेंट है या सर्जिकली रिमूव्ड है, ठीक है। इतना ही करते हैं हम, उसमें ये मज़ीद नहीं हम कोशिश करते। हमने एक क्लू दे दिया, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो फिर आगे इसको लेके चले कि भाई अगर उसके लवाकीन कहते हैं कि जी इसके साथ तो ये भी हुआ है कि जालसाजी से इसका गुर्दा निकाल लिया, वो कंफर्म हो जाता है। वो तो इस तरह हम जब पोस्टमार्टम करते थे, एक बंदा था जी, वो ये लास्ट टाइम क्या हुआ था जी, लास्ट टाइम ये उधर से निकला है, ग्वाल मंडी से चलता है जी, अनारकली आया, पुरानी अनारकली, वहाँ से इतने रबड़ी वाला दूध पिया है और उसके बाद वो आगे गया तो वो फायर किया, उन्होंने खड़े थे, मर गया। तो अब हम ये कहानियाँ सारी सुनते हैं हम, जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं पहले और उसकी FIR में भी लिखा होता है, तो उसको हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
या तो हमारी जो फाइंडिंग है उससे कोलैबोरेट कर जाएगी, या उसके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, या हमें फाइंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो हमने देखा था, वो खोला, वाकई उसमें रबड़ी वाला दूध पड़ा हुआ था। कई दफ़ा कहीं दाल चावल खाए हैं तो हम उसको निकालते हैं तो देखते हैं एक डाइजेशन का टाइम होता है। ठीक है, उसने 2 घंटे बाद आगे जाना है, स्टमक से आगे जाना है, 3 घंटे बाद जाना है, कब जाना है, बात समझते हैं। तो वो जो स्टोरी है वो कंफर्म हो जाती है। तो हमारा काम ही ये है कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हम तो डिग आउट करते हैं फैक्ट को, सच को, सच है क्या, हकीकत क्या है। एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम डेथ के कितनी देर बाद करते हैं? डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जो है ना वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे। ठीक है, जहाँ पे भी वाक़या होता है वो डेड बॉडी उठाता है, वहाँ से लेके ऑटोप्सी वो मॉर्चरी में जमा करवा देता है, कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, और उसका नाम शाम ये वो सारा कुछ रजिस्टर में चला जाता है। अब उसको ऑटोप्सी को करने के लिए डॉक्टर ने जो करनी है उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसका बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, बात समझते हैं। और वो क्या है, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक अथॉरिटी लेटर चाहिए जो एसपी की तरफ से होता है। ठीक है, कि इस बंदे का फलाना बंदा पोस्टमार्टम किया जाए। फिर उसका फॉर्म होते हैं, हैं जी, इंक्वेस्ट फॉर्म होते हैं, अलफ बे जीम। अलफ जो होता है नेचुरल डेथ के लिए होता है, बे जो होता है वो वायलेंस की वजह से होता है, और जीम जो होता है वो पॉइजनिंग की वजह से होता है। फिर उसकी इंजरी स्टेटमेंट होती है, कौन कौन सी इंजरीज़ हैं। फिर अगर हॉस्पिटल में रहा है तो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिको लीगल चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना के वो डॉक्टर के पास वो मॉर्चरी में आएगा। ठीक है, और उधर जाके वो जमा करवाएगा तो वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा उसी वक्त। वो कागज़ आ जाए आधे घंटे में, वो कागज़ ना आए 2 दिन, वो बॉडी पड़ी रहेगी कोल्ड स्टोरेज में, बात समझते हैं। तो डिले जो होता है वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन में होता है, जो कि ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस होता है, डॉक्टर्स की तरफ से नहीं होता। पहले ये होता था कि आफ्टर द सन राइज एंड बिफोर द सन सेट पोस्टमार्टम होता था डे लाइट में। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? रोशनी चाहिए होती है ना, नेचुरल लाइट चाहिए होती है इंजरीज को देखने के लिए। सूरज निकलने के बाद और गरूब होने से पहले पोस्टमार्टम होना है, रात को नहीं होगा। और ये वो दौर था जब बिजली नहीं होती थी। जब बिजली नहीं होती थी, एक कानून बना था, चलता चला आया, बाद में इस कानून को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब क्या कर दिया इन्होंने, अब किया है कि डे एंड नाइट 24 आवर जो है ना पोस्टमार्टम होता है। जब भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जब भी कागजात आते हैं, पोस्टमार्टम उसी वक्त शुरू हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि आपकी लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि आप अंधेरे में भी रात के वक्त कर रहे होते हैं, और लाइट चली जाए तो फिर व्हाट यू कैन डू एट दैट टाइम। 1 घंटे का वेट। घंटा अब छोड़ दें, हमने एक दौर था कि हमने सर्च लाइटों में लाइट ही नहीं आती सारी सारी रात, पोस्टमार्टम भी करना है, अब दिन का इंतज़ार करें, सारा स्टाफ बैठा हुआ है, आधी बॉडी खोल ली है तो सर्च लाइट में कर लिया, मोमबत्तियाँ जला के किया। ये कोई पोस्टमार्टम तो नहीं होता ना। देखो, जब तक कि आप किसी बंदे को पोटेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि आप उसको कह लें कि सपोर्ट नहीं करेंगे, इन अदर वर्ड जब तक आप उसको प्रॉपर किस्म की फैसिलिटी नहीं देंगे, तो आप उससे रिज़ल्ट उस किस्म के एक्यूरेट किस तरह ले सकते हैं। बात समझते हो, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको उसको फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, बात समझते हैं। और इंसेंटिव और फैसिलिटीज़ जो है ना वो यही हैं कि प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर जगह हो, वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर हो, और उसकी टेबल सही हो, उसका पूरा एक सिस्टम है जी। ये इसकी वेंटिलेशन कैसी होती है, इसकी लाइट्स कैसी होती हैं, इसमें वाटर कैसे होते हैं, क्या कुछ होता है। फिर मैं कहूँगा कि मेरे टीचर थे प्रोफेसर नसीब आरवान, ही इज़ द ओनली टीचर, ही इज़ द पायनियर ऑफ मेडिकल लीगल वर्क इन पाकिस्तान। उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया था, आइडियल किस्म का, यूके से उन्होंने किया था, और ये सारा कुछ मैं उनका शागिर्द हूँ। ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया, जो उन्होंने सिखाया, उसको मैं लेके चला। लेकिन एक होता है इंस्टॉल करना, इंस्टॉल तो लोग कर देते हैं, एक होता है उसकी मेंटेनेंस। हमारे मुल्क में
मेंटेनेंस जो है वो हमेशा से जो है वो ख़राबी में ही रही है, ठीक है। और मेंटेनेंस जो है वो इतनी नहीं होती, इंस्टॉलेशन हो जाती है लेकिन मेंटेनेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं उसको फोकस किया जाता। तो अब भी जाके देख लें हालात क्या हैं। एक बॉडी का पोस्टमार्टम करने में कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं और कितना टाइम लगता है? अच्छा, टाइम तो डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं और आपको क्या चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। जब आपने कहा ये गोली एक फायर आर्म इंजरी है बॉडी के अंदर चली गई है, अब आपने उसको ट्रेस करना है। आपके पास एक्सरे की सहूलत है, आपने एक्सरे भी करवा लिया, मिल गया। अगर एक्सरे नहीं भी है फिर भी है, निकट आई है, आपने ओपन करना है, उसको ट्रैक को देखना है, ठीक है। अब वो जनाब वो ट्रैक को ट्रेस कर रहे हैं तो गोली मिल नहीं रही, टेब है जी, वो बुलेट आगे जाती है, जा रही है, आगे से गुम हो गया, लगे हुए हैं जनाब। आप कई घंटे गुजर गए हैं, पता नहीं चलता। मुझे याद है एक केस था हमने किया, मैंने इधर से लगी थी, पता नहीं नेक पे गोली लगी थी, तो उसका गोली अंदर नहीं थी और उसका एग्जिट वूंड नहीं था कि निकली कहाँ से है। मिली? अंदर मिली नहीं और बाहर वूंड नहीं था निकलने का। गई किधर? गई किधर, बड़ा टाइम लग गया। वो मैं बैठा डेमोस्ट्रेटर था तो मैंने वो फ़ोन किया, पहले अपने एपी को किया, एपी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर एसोसिएट को किया, फिर उसको किया, फिर इसका किया, सबको किया फ़ोन। इनमें से कोई अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह को प्यारे भी हो गए हैं जिनको मैंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन कोई नहीं मिला तो अब एक ही रास्ता रह गया था। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो प्रोफेसर साहब थे, नसीबा रवान, अल्लाह उनको बख्शिश करे, जन्नत में जगह दे, तो उनको मैंने फ़ोन कर दिया। अच्छा, उस वक्त ये लैंडलाइन होता था ना, ये फ़ोन किया, उनकी एक शिफ्ट थी, एक बेल होती थी, एक से दूसरी नहीं होती थी, फ़ोन अटेंड कर लेते। मुझे लगता था पता नहीं ऊपर ही बैठे होते हैं वो हर वक्त, रात के 1 बजे 12 बजे। ग्रेट आदमी था, अच्छा बंदे थे वो। तो फ़ोन किया मैंने, तो मुझे कहते हुए यार तू ओनू फ़ोन करना सी फलाने नू, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा जी मैंने किया था वो, तो वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसको करना था, मैंने कहा वो घर में नहीं थे, उनकी मिसेस कह रही थी कि वो क्लिनिक गए हुए अभी नहीं आए। और यार उन्होंने कर लेना सी फ़ोन। मैंने कहा जी सर वो भी उधर से भी कोई नहीं बात बनी, मैंने फ़ोन बड़े किए हैं लेकिन नहीं, सॉरी मजबूरन रात के वक्त आपको फ़ोन करना पड़ा। अच्छा 10 क्या हुआ है, मुझे इस तरह कहते हैं। मैंने कहा जी ये है, इधर इंजरी है और उसकी एग्ज़िट नहीं है। और यार इतने केड़े स्ट्रक्चर होते हैं, नाक है, कान है, मुँह है, और देखी यार वो किसी नेचुरल ऑरिफिस में से निकल गई होगी, जाओ जाके प्रोब डाल के देखो। फ़ोन मैं रखता हूँ टेबल पे, रख दिया मैंने। मैं गया ऑटोप्सी रूम में, उधर जाके मैंने उसको कहा, मोटिशन जो असिस्ट करवाता है, मैंने कहा यार ये इसको इधर से यूं करके कर ज़रा। उसने यूं यूं किया जनाब, वो सीधी नाक से बाहर, वो कंसील्ड वूंड होता है, नाक के अंदर था। गोली लगी है गर्दन में? गर्दन से पीछे से हो गए ना तो वो नोज़ के अंदर से बाहर निकल गई। बाहर, यहाँ से जो है बाहर निकल गई। प्रोब जो डाली थी हमने वो उसके ट्रैक में जाके तो वो रास्ता बना के बाहर निकल गई। और मैंने कहा शुक्र है, अब मैं लिखने वाला बनूंगा कि यहाँ पे लगी थी और ये नाक के अंदर से बाहर निकल गई है इस नेचुरल ऑरिफिस से। मैं भागा वापस आया, मैंने कहा सर वाकई वो उधर नोज़ से नहीं, बस हो गया ना। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने ये कर दिया, सुनो हो गया, मैं बड़ा खुश हुआ। अगले दिन अब मैं ड्यूटी पे जब गया, मैं लेट गया था, मेरे से पहले प्रोफेसर साहब के कमरे में सारे लाइन हाज़िर हुए हुए थे कि रात को फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बात समझते हैं, लोग सिंसियर होते थे, मुखलस होते थे अपने काम के साथ, जैसा भी है ठीक है। तो वक्त के साथ साथ हवस बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इंसानियत, अखलास, मोहब्बत, प्यार, चाहत, ये चीज़ें जाती रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको लेके चलते हैं। अच्छा, वैसे आज जो आपने गाइड किया है इसकी वजह से अब कोई ऐसा केस आया तो जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको रास्ता मिल गया है? हाँ जी, देखें अब इस वक्त मेरी एज और जिस स्टेज पे मैं हूँ, मेरे साथ रब्ता करते हैं ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, मेडिको लीगल के होते हैं, ठीक है। तो उनको मैं गाइड करता हूँ, ऑफ एंड ऑन फ़ोन आते रहते हैं, उनको मैं गाइड करता रहता हूँ जितना कर सकता हूँ।
फिर उनको बचाता भी हूँ कि ये इस तरह करो, है जी। अब थोड़ी सी डेफिशिएंसियाँ हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो डेफिशिएंसियाँ ये हैं कि ये खुद देखते नहीं हैं, मौजूद होते नहीं हैं, डिस्पेंसर इनकी इंजरीज नोट करते हैं, ये घर में होते हैं, है जी। वो इंजर्ड बंदा आगे चला जाता है, फीमेल एग्जामिन होती नहीं है, वो आगे चली गई है, सर्जिकल में चली गई है, गायनी में चली गई है, वहाँ से नोट्स लेके फिर ये लिखते हैं, फिर उसमें बेशुमार कमियां होती हैं, फिर इनको मैं गाइड करता हूँ कि ये डेफिशिएंसियाँ तो जो है इस तरह ना करो, फिर उनको बचने के तरीके भी बताता हूँ, अब आप इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इज़ कम्पिटेंसी, ठीक है। तो ये कम्पिटेंसी हो गई है। ये बड़ा सेंसिटिव सा फील्ड है, इसमें थैंकलेस सी फील्ड है, ठीक है। इसमें काफ़ी हौसले वाले बंदे को और बहादुर बंदे की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत से थ्रेट्स भी होते हैं। थ्रेट्स और ब्राइब, ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आपको हुई है? बेशुमार दफ़ा हुई है। आपका क्या रिस्पॉन्स होता है अगर कभी थ्रेट हो या ब्राइब हो? थ्रेट भी बड़ी दफ़ा हुआ है, ब्राइब का भी बड़ी दफ़ा हुआ है। करता कौन है? जिनको फ़ायदा होता है, जिनको उससे कोई मिलता है, वही करेगा ना कि हमारे हक़ में रिपोर्ट दे दो। बड़े मशहूर किस्म के लोग जो बड़े कंटुटे होते हैं वो थ्रेट वगैरह करते हैं, लेकिन जो झूठा बंदा होता है ना, बेसिकली बुज़दिल होता है, वो भाग जाता है। वो नहीं, आप स्टैंड ले लो तो वो भाग जाएगा। बाकी पैसे तो आपके देखो, ब्राइब मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि वो जो मुसलमान बेसिकली एक उसकी ये भी है कि वो रिश्वत नहीं लेता ना। बात क्या है, अर्राशी वल मुर्तशी कलाम मा फिन्नार, बात समझते हैं। और जो आपके नसीबों का है वो मिलना है, तो जब आपके नसीबों में मिलना है तो उसको जायज़ तरीके से हक हलाल से ले लें तो बेहतर है, बात समझते हैं। बाकी मर जाना है, सब ने मर जाना है, जैसा भी है, चाहे वो कारून चला गया, शद्दाद चला गया, है जी, हज़रत सुलेमान चले गए, फ़िरौन चला गया, वो सिकंदर आज़म चला गया, पता नहीं कैसे कैसे बंदे जिन्होंने सोने हीरे जवाहरात के महल बनाए थे, हैं जी, कौम आद चली गई, हैं जी, सब ने चला जाना है। बस ये एक ज़रा ज़हन में रख लें कि आपने चला जाना है, हर एक ने जाना है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड। आपने जो किया उसका आपने जवाब दे हो, आपने देना है। लोग तो जो रोज़े क़यामत है उस दिन का होता है, मैं चूँकि थोड़ा सा और सूफीज़म का कायल हूँ, उसमें तो हम 24 घंटे हाज़िर और मौजूद होते हैं अल्लाह के हज़ूर, ठीक है। तो वो जब अल्लाह साथ है, अल्लाह देख रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर हमारी क्या मजाल हम इधर उधर हो जाएं। अच्छा, दुनिया भर में जो सज़ाए मौत के मेथड्स हैं वो अलग हैं। कहीं पे हैंगिंग है, कहीं पे इलेक्ट्रिक चेयर है, कहीं पे लीथल इंजेक्शन भी है। ये अलग अलग क्यों रखे होते हैं, सेम क्यों नहीं होते? नहीं, देखो, ये जो है ना, बेसिकली डेथ को समझते हैं लोग कि ये पेनलेस डेथ होनी चाहिए, तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। हर मुल्क का अपना एक कानून है। चेयर है, इलेक्ट्रिक चेयर है, उसमें वो लगा देते हैं, झटका देते हैं, मर जाता है। किसी जगह पे इंजेक्शन लगा देते हैं, किसी जगह पे गर्दन काट देते हैं, गोलियां मार देते हैं, हैंगिंग हमारे मुल्क में हैंगिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना उनका वे ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ डेथ है, ठीक है। मौत की सज़ा देने का अपना एक तरीका है, अपना कानून है, इसमें कोई नहीं है, चॉइस है ना, मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपने अपना कानून बना लिया, हम इस तरीके से जो है वो डेथ दिया करेंगे। सऊदी अरब में तो करके तो गर्दन काट देते हैं, बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर होता है, नहीं? जब आप एक तलवार से, एक स्वॉर्ड से गर्दन काटते हैं और गर्दन कट के वहाँ गिरती है और धड़ जो है तड़पता रहता है खून में, है जी। इबरत होती है ना, तभी आप कह रहे थे कि वहाँ पर क्राइम कम होते हैं। देखें, क्राइम के कम होने की वजह ये भी ठीक है, आप कह सकते हैं कि इस इबरतनाक किस्म की सज़ा दें तो वो होता है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये भी तो एक मेथड है, ठीक है।
अगर आप समझते हैं कि इबरतनाक सज़ा देने से क्राइम में फ़र्क पड़ता है और इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए तो गो ऐड दें, इबरतनाक सज़ाएँ दें, मीनार पाकिस्तान पे लगा लें, वहाँ पे टंग दें, जो भी इसको इस तरह की करनी है, सज़ा देनी है। मेरे जैसे बंदे को तो इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इंसानियत की, आई डोंट नो मे बी कि आप इससे इख्तलाफ करते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की इतनी तज़लील नहीं करनी चाहिए। लेट हिम डाई कंफर्टेबली। अगर आपके पास डॉक्टर तनवीर हुसैन के लिए कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी हमें बताएं। अगले पॉडकास्ट में हम आपके वो सवालात डॉक्टर तनवीर से पूछेंगे।